नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। पहलगाम आतंकी हमले की जांच करेगी एनआईए। हमले से जुड़े आतंकी मॉड्यूल की बारीकी से होगी जांच। खुफिया एजेंसियों ने तैयार की 14 स्थानीय आतंकवादियों की सूची। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में देश की एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत। मन की बात में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, गुनहगारों को सजा और पीड़ितों को हर हाल में मिलेगा न्याय। दुनिया में संकट के समय भारत निभा रहा है विश्व मित्र की भूमिका। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में की म्यांमार की चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने दी सचेत ऐप की जानकारी। प्राकृतिक आपदा और मौसम संबंधी अलर्ट के बारे में समय रहते मिलेगी जानकारी। भविष्य की हर चुनौती से निपटने को तैयार भारतीय नौसेना। एंटीशिप मिसाइलों का सफल परीक्षण। नौसेना का संदेश, देश के समुद्री हितों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर। और आईपीएल में आज डबल हेडर मुकाबले। पहला मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जॉयंट्स के बीच, दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी में होगी भिड़ंत। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने पहलगाम आतंकी हमले के मामले को औपचारिक रूप से अपने हाथ में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद की गई है। एजेंसी की टीम बुधवार से ही घटनास्थल पर है और साक्ष्य एकत्रित कर रही है। साथ ही घटनास्थल पर आने और जाने के बिंदुओं की जांच कर रही है। आतंकवाद निरोधी एजेंसी के एक आईजी, एक डीआईजी और एक एसपी की देखरेख में टीमें उन चश्मदीदों से पूछताछ कर रही है जिन्होंने शांतिपूर्ण और सुरम्य बैसरन घाटी में अपनी आंखों के सामने भयानक हमले को घटते देखा था। कश्मीर में हुए सबसे भयानक आतंकी हमले में से एक को अंजाम देने वाले घटनाक्रम को एक साथ जोड़ने के लिए चश्मदीदों से बारीकी से पूछताछ की जा रही है। एनआईए की टीमें आतंकवादियों की कार्यप्रणाली के सुराग के लिए प्रवेश और निकास बिंदुओं की बारीकी से जांच कर रही है। फोरेंसिक और अन्य विशेषज्ञों की मदद से टीमें पूरे इलाके की गहन जांच कर रही हैं ताकि आतंकी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए सबूत जुटाए जा सके, जिसके कारण देश को झकझोर देने वाले इस भयानक हमले को अंजाम दिया गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा गोली मारे गए एक सामाजिक कार्यकर्ता की रविवार को मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि 45 वर्षीय नागरिक, जिसकी पहचान गुलाम रसूल मगरे के रूप में हुई है, उसको शनिवार को कंडी खास इलाके में उसके घर के पास अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार दी थी। मगरे के पेट और बाएं कलाई में गोली लगी। उसे हंदवाड़ा अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मारे गए सामाजिक कार्यकर्ता की राजनीतिक संबद्धता का पता नहीं चल पाया है और पुलिस नागरिक की हत्या के पीछे के सटीक कारण का पता लगाने की कोशिश कर रही है। इस बीच आतंकवादियों और आतंकी संबंधों पर अपनी व्यापक कार्रवाई जारी रखते हुए सुरक्षा बलों ने बांदीपोरा जिले के चोटीपोरा गांव में एक आतंकवादी के एक और घर को ध्वस्त कर दिया। पहलगाम के बैसरन मैदान में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद से अब तक कश्मीर में आतंकियों के 10 घरों को ध्वस्त किया जा चुका है। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार 2 स्थानीय आतंकियों आसिफ शेख और आदिल हुसैन ठाकुर के घरों को सुरक्षा बलों ने 2 दिन पहले ध्वस्त कर दिया था। गंदेरबल, बांदीपोरा, शोपिया, अनंतनाग, कुलगाम और पुलवामा में 8 अन्य घरों को ध्वस्त किया गया। अब तक जिन आतंकवादियों के घर ध्वस्त किए गए हैं उनमें लश्कर-ए-तैयबा के आदिल हुसैन ठाकुर, जाकिर अहमद गनई, आमिर अहमद डार और आसिफ शेख, शाहिद अहमद कुट्टे, एहसान उल हक आमिर, जैश-ए-मोहम्मद के आमिर नजीर वानी,
जमील अहमद शेर गोजरी, लश्कर तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट के अदनान सफी डार और फारूक अहमद टेडवा शामिल हैं। सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार अहसान उल हक ने 2018 में पाकिस्तान में प्रशिक्षण लिया और हाल ही में घाटी में घुसपैठ की। लश्कर का आतंकी कमांडर शाहिद अहमद कुट्टे कई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है और जाकिर अहमद गनी कई आतंकी गतिविधियों में कथित संलिप्तता के लिए निगरानी में था। अधिकारियों ने बताया कि फारूक अहमद टेडवा पाकिस्तान से काम कर रहा था। ठाकुर पर मंगलवार के हमले में सीधे तौर पर शामिल होने का संदेह है। एक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि ध्वस्तीकरण और तलाशी का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करना है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के बाद बड़ी सुरक्षा चिंताओं के बीच खुफिया एजेंसियों ने 14 स्थानीय आतंकवादियों की एक सूची तैयार की है। सूत्रों के अनुसार 20 से 40 वर्ष की आयु के ये व्यक्ति पाकिस्तान से विदेशी आतंकवादियों को रसद और जमीनी स्तर पर सहायता प्रदान कर सक्रिय रूप से सहायता कर रहे हैं। पहचाने गए आतंकियों का संबंध पाकिस्तान समर्थित 3 प्रमुख आतंकी संगठनों हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद से है। सूत्रों ने जिन आतंकियों के नाम साझा किए हैं उनमें आदिल रहमान डेंटो, आसिफ अहमद शेख, एहसान अहमद शेख, हारिस नजीर, आमिर नजीर वानी, यावर अहमद भट्ट, आसिफ अहमद खांडे, नसीर अहमद वानी, शाहिद अहमद कुटे, आमिर अहमद डार, अदनान सफ़ी डार, जुबैर अहमद वानी, हारून रशीद गनी और जाकिर अहमद गनी हैं। सूची के मुताबिक 3 आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन, 8 लश्कर तैयबा और 3 जैश ए मोहम्मद से जुड़े हैं। एजेंसियों ने स्थानीय आतंकियों की पहचान ऐसे समय में की है जब वो सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने वाले नेटवर्क को ध्वस्त करने के प्रयासों को तेज कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग और पुलवामा जिलों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। एजेंसियां इन 14 आतंकियों के 22 अप्रैल के हमले में शामिल 5 आतंकियों के साथ संबंधों की भी जांच कर रही है। हमले में शामिल 5 आतंकियों में 3 पाकिस्तानी नागरिक आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा और 2 स्थानीय आतंकी आदिल गूरी और एहसान शामिल हैं। 3 पाकिस्तानी आतंकियों के स्केच भी जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी और अन्य एजेंसियां जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर जांच में जुटी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 121वां एपिसोड था। प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमले की पीड़ा को बयां किया, साथ ही कहा कि हमले के गुनहगारों को कठोरतम सजा दी जाएगी। आज जब मैं आपसे मन की बात कर रहा हूं तो मन में गहरी पीड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की एक बार फिर कड़े शब्दों में निंदा की। पीएम ने कहा कि इस घटना से गहरा दुख पहुंचा है, लेकिन आतंक के आका कभी भी अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं होंगे। ये साजिश कश्मीर के विकास में बाधा नहीं बन सकती। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ यह हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे,
देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। पीएम मोदी ने कहा कि इस समय पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है। दुनिया के तमाम बड़े नेताओं ने फोन करके और पत्र लिखकर हमारे साथ एकजुटता जाहिर की है। पीएम ने पहलगाम हमले के गुनाहगारों को सख्त सजा दिलाने की बात कही। साथ ही कहा कि पीड़ितों को हर हाल में न्याय मिलकर रहेगा। भारत के हम लोगों में जो आक्रोश है वो आक्रोश पूरी दुनिया में है। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, पत्र लिखे हैं, संदेश भेजे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में 140 करोड़ देशवासियों के साथ ही पूरा विश्व भारत के समर्थन में खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत ने म्यांमार में आए भूकंप के दौरान मदद का हाथ बढ़ाया है। म्यांमार के लोगों ने भारतीय टीम की मदद की सराहना की। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया में संकट के समय भारत समय समय पर विश्व मित्र की भूमिका निभा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए सचेत ऐप का भी जिक्र किया और लोगों से एप्लीकेशन का उपयोग कर अपने अनुभव साझा करने की अपील की। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आने वाली प्राकृतिक आपदा के दौरान भारत ने हमेशा मदद का हाथ बढ़ाया है। पड़ोसी देश म्यांमार में भूकंप के दौरान सबसे पहले भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत मदद पहुंचाने का काम किया। भारत ने म्यांमार में भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में खोज और बचाव दल भी भेजे। भारतीय वायुसेना और नौसेना टेंट, कंबल, स्लीपिंग बैग, खाद्य पैकेट, स्वच्छता किट, जनरेटर और आवश्यक दवाएं लेकर 24 घंटे के भीतर पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत संकट के समय विश्व मित्र के रूप में मानवता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। भूकंप के बाद म्यांमार में मांडले की एक मॉनेस्ट्री में भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका थी। हमारे साथियों ने यहां भी राहत और बचाव अभियान चलाया। इसकी वजह से उन्हें बौद्ध भिक्षुओं का ढेर सारा आशीर्वाद मिला। हमें ऑपरेशन ब्रह्मा में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों पर बहुत गर्व है। हमारी परंपरा है, हमारे संस्कार है वसुधैव कुटुंबकम की भावना। पूरी दुनिया एक परिवार है। संकट के समय विश्व मित्र के रूप में भारत की तत्परता और मानवता के लिए भारत की प्रतिबद्धता हमारी पहचान बन रही है। प्राकृतिक आपदाओं और मौसम संबंधी अलर्ट के बारे में जनता को सचेत करने के लिए सरकार ने सचेत ऐप बनाया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सचेत ऐप को तैयार किया है, जो भूकंप, बाढ़, चक्रवात और अन्य आपदाओं के बारे में अलर्ट प्रदान करता है। बाढ़, साइक्लोन, लैंडस्लाइड, सुनामी, जंगलों की आग, हिमस्खलन, आंधी, तूफान या फिर बिजली गिरने जैसी आपदाएं हो, सचेत ऐप आपको हर प्रकार से इन्फॉर्म और प्रोटेक्टेड रखने का प्रयास करता है। इस ऐप के माध्यम से आप मौसम विभाग से जुड़े अपडेट्स प्राप्त कर सकते हैं। खास बात यह है कि सचेत ऐप क्षेत्रीय भाषाओं में भी कई सारी जानकारियां उपलब्ध कराता है। इस ऐप का आप भी फायदा उठाएं और अपने अनुभव हमसे जरूर साझा करें। मानवता की सेवा में भारत हमेशा आगे रहा है। प्रवासी भारतीयों ने इथियोपिया के जन्म से ही हृदय की बीमारी से पीड़ित बच्चों की मदद की है। ये बच्चे भारत आकर अपना इलाज करवा रहे हैं। वहीं भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए रेबीज, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों से निपटने के लिए बड़ी मात्रा में वैक्सीन भेजी है।
पीएम मोदी ने कहा कि भारत भविष्य में ऐसी हर जरूरतों के समय हमेशा आगे खड़ा नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत स्पेस सेक्टर में आज एक वैश्विक ताकत बन चुका है। भारत का युवा आज विज्ञान, तकनीक और नवाचार आगे की ओर बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि आज भारत दुनिया के सबसे किफायती स्पेस प्रोग्राम का नेतृत्व कर रहा है। प्रधानमंत्री ने महान वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरीरंगन को याद करते हुए भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाई देने में उनके योगदान को सराहा। भारत स्पेस सेक्टर में एक अग्रणी देश बनने की राह पर है। इसरो की सफलताओं, निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी और सरकार की समर्थन नीतियों के कारण भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। इसरो ने चंद्रयान 3, आदित्य L1, गगनयान जैसे महत्वाकांक्षी मिशनों को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जो भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। महान वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरीरंगन के शिक्षा और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में योगदान को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश की निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि आज भारत दुनिया में सबसे अधिक लागत प्रभावी लेकिन सफल अंतरिक्ष कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहा है। आज भारत एक ग्लोबल स्पेस पावर बन चुका है। हमने एक साथ 104 सैटेलाइट का लॉन्च करके रिकॉर्ड बनाया है। हम चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले देश बने हैं। भारत ने मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया है और हम आदित्य L1 मिशन के जरिए सूरज के काफी करीब तक पहुंचे हैं। आज भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव लेकिन सक्सेसफुल स्पेस प्रोग्राम का नेतृत्व कर रहा है। दुनिया के कई देश अपनी सैटेलाइट्स और स्पेस मिशन के लिए इसरो की मदद लेते हैं। सरकार ने निजी क्षेत्र को अंतरिक्ष गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया है, जिससे स्पेस स्टार्टअप और निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश और नवाचार करने का अवसर मिला है। अब भारत ने अपने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन कर दिया है। आज बहुत से युवा स्पेस स्टार्टअप में नए झंडे लहरा रहे हैं। 10 साल पहले इस क्षेत्र में सिर्फ एक कंपनी थी, लेकिन आज देश में 350 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप काम कर रहे हैं। आने वाला समय स्पेस में बहुत सारी नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। भारत नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। देश गगनयान, स्पेडेक्स और चंद्रयान 4 जैसे कई अहम मिशन की तैयारियों में जुटा है। हम वीनस ऑर्बिटर मिशन और मार्स लैंडर मिशन पर भी काम कर रहे हैं। हमारे स्पेस साइंटिस्ट अपने इनोवेशन से देशवासियों को नए गर्व से भरने वाले हैं। देश का युवा विज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में नए नए मुकाम हासिल कर रहा है। भारत के पिछड़े इलाकों के युवाओं ने नई मशीन और नए तकनीक से उत्पाद बनाकर भारत के प्रति दुनिया का नजरिया बदला है। प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद जताई कि विज्ञान और नवाचार के प्रति बढ़ती रुचि भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। अबे दे दूंगा पैसे यार, चल। आज पैसे दे रहा? अच्छा बहु मचाए। समोसा स्प्लिट करने से प्यार बढ़ता है और बिल स्प्लिट करने से दोस्ती। स्प्लिट करिए कोई भी पेमेंट। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट ऐप। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वदेश लौट आई हैं। कल उन्होंने सेंट पीटर स्क्वायर में पोप फ्रांसिस को अंतिम विदाई दी थी। ये तस्वीरें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वदेश वापसी की
वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रोम पहुंची थी और वहां से वो स्वदेश लौट आई हैं। इसरो के पूर्व अध्यक्ष और पद्मश्री से सम्मानित के कस्तूरीरंगन अंतिम संस्कार बेंगलुरु में किया जाएगा। इससे पहले आज सुबह उन्हें बेंगलुरु स्थित रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत और उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार उपस्थित रहे। पूर्व इसरो प्रमुख को श्रद्धांजलि देने के लिए सुबह से ही लोग रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में एकत्रित हो रहे हैं। आपको बता दें कि के कस्तूरीरंगन का शुक्रवार को बेंगलुरु में अपने घर पर निधन हो गया था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में महान वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाई देने में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा किराए के मकान पर फिलिस्तीन का झंडा लगाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना ब्रह्मपुरी के माधोपुरम में आजम उर्फ आमिर खान ने अपने किराए के मकान पर फिलिस्तीन का झंडा लगाया था। सूचना मिलते ही ब्रह्मपुरी थाना पुलिस तुरंत कार्रवाई में जुट गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मकान से झंडा उतरवाया और मकान मालिक आजम को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि झंडा उसके बेटे सुहेल ने लगाया है। इस पूरे मामले पर SP सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि आरोपी को फिलिस्तीन के झंडे के साथ गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही आरोपी की मंशा पर पता लगाने का भी काम जारी है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना ब्रह्मपुरी के माधोपुरम चौकी क्षेत्र में एक घर के ऊपर पैलेस्टीन झंडा फहराने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर झंडे को उतारा गया है। इसमें जो मकान मालिक है उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर स्थित बीजापुर के कर्रेगट्टा पहाड़ियों में 6 दिन से चल रहे बड़े स्तर के नक्सल ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। भीषण गर्मी के बावजूद जवान एक बड़े नक्सली ठिकाने तक पहुंचे। हालांकि यहाँ छिपे नक्सली पहले ही भाग चुके थे। इस गुफा में 1000 से ज्यादा लोगों के ठहरने की सुविधा, पानी और बड़ा मैदान मिला है। भारतीय नौसेना के युद्धपोतों ने लंबी दूरी के सटीक आक्रामक हमले के लिए प्लेटफॉर्म्स, प्रणालियों और चालक दल की तत्परता को पुनः प्रमाणित करने और प्रदर्शित करने के लिए कई सफल एंटी-शिप फायरिंग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इन परीक्षणों की जानकारी देते हुए नेवी की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया। नेवी ने संदेश दिया है कि नौसेना किसी भी समय, कहीं भी, किसी भी तरह से राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा करने के लिए तैयार है। ईरान के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित शाहिद राजा बंदरगाह के पास हुए एक भीषण धमाके में मृतकों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है, जबकि कम से कम 750 लोग घायल हो गए हैं। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर पीड़ितों के प्रति अपने शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं और घटना के कारणों की जांच का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को इस क्षेत्र में उनके विशेष प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया है ताकि घटना के तमाम पहलुओं की पूरी तरह से जांच की जा सके। राष्ट्रीय ईरानी पेट्रोलियम रिफाइनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बताया कि तेल संयंत्रों पर धमाके का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज डबल हेडर के पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना लखनऊ सुपर जॉइंट से होगा। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले 3 बजे टॉस होगा। इस मैच में दोनों टीमें जीत के साथ अंक तालिका में ऊपर चढ़ना चाहेंगी। ऋषभ पंत की अगुवाई वाली लखनऊ सुपर जॉइंट्स टीम अंक तालिका में 6ठे स्थान पर है, तो वहीं हार्दिक पांड्या के नेतृत्व में मुंबई इंडियंस 4थे पायदान पर मौजूद है। मुंबई इंडियंस पिछले 4 मैचों से अजेय है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली मुंबई की टीम लखनऊ सुपर जॉइंट्स को हराकर लगातार 5वीं जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। दूसरी ओर लखनऊ सुपर जॉइंट्स आज के मुकाबले में जीत हासिल कर 4थे स्थान पर आने की कोशिश करेगी।
इंडियन प्रीमियर लीग में आज डबल हेडर का दूसरा मुकाबला मेजबान दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। आरसीबी ने पिछले 2 मैच जीते हैं, जबकि दिल्ली ने भी अपना पिछला मुकाबला जीता था। दोनों टीमें इस मुकाबले में अपने अपने पिछले मुकाबले जीतकर मैदान पर उतरेंगी। आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में दिल्ली कैपिटल्स जहां अपने 8 में से 6 मैच जीतकर 12 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर है, तो वहीं आरसीबी 9 में से 6 जीतकर 12 अंकों के साथ तीसरे पायदान पर है। इस मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी वो गुजरात को पछाड़ते हुए शीर्ष पर पहुंच जाएगी। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।